राम राम। जय छत्तीसगढ़, जय माँ भारती। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम ऐसे विकराल समस्या या इशू या ऐसे मुद्दे पे विश्लेषण करते हैं जिसका सीधा सीधा आम जीवन प्रभावित होता है और आम जन इसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा या यह विश्लेषण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह कोयला से जुड़ा मुद्दा है और छत्तीसगढ़ के नॉर्थ छत्तीसगढ़ अर्थात सरगुजा एरिया में जो हसदेव जंगल को बचाने की लड़ाई चल रही है, वह सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा इशू बन गई है और आम जनता में ये चर्चा का विषय बन चुका है। देखिए, जंगल बचना चाहिए, पहाड़ बचने चाहिए, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। कोई इस चीज से इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो कितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ना हो या वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो या कोई देश का प्रधानमंत्री हो किसी भी पार्टी का या कोई किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, लेकिन बिजली हर एक आदमी को चाहिए। यह भी सत्य है। बिना बिजली के एक पल भी आज की तारीख में इंसान का जीना मुश्किल है। पहले तो शहर के लोगों को ज्यादा बिजली चाहिए था या बिजली चाहिए था, गांव के लोग बिना बिजली के जी लेते थे। लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं यह अनुभव करता हूं कि शहर में जब बिजली गोल होती है तो लोग 5, 10, 20 मिनट घर के बाहर आकर टहलने लगते हैं। कुछ लोग घूमने फिरने निकल जाते हैं। लेकिन चूंकि हम ग्रामीण लोगों से जुड़े हैं, गांव की जनता से या गांव में ही रहते, गांव की जनता से सीधा संपर्क रखते हैं, लेकिन जैसे बिजली गोल होती है गांव गांव से हम सबके पास ये मैसेज आना शुरू हो जाता है कि बिजली क्यों गोल हुई, ये सरकार ठीक नहीं है, ये बिजली गोल कर रही है, बहुत सारी बातें होती हैं। देखिए, इस हिंदुस्तान में 70% जो बिजली है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं वो कोयले से बनकर आती है। इसका प्रोसेस है। मैं खुद एक इंजीनियर हूं। कोयला को गर्म करना, उसके भाप को यूज करते हुए टरबाइन पे ले जाना, टरबाइन से जनरेटर में ले जाना और जनरेटर से फिर बिजली बनाना, इसमें लॉस भी होता है बिजली का। खैर ये विषय अलग है, मैं टेक्निकल इशू पे नहीं जाना चाहता, बिल्कुल नहीं। 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी वेस्ट बंगाल के रानीगंज में कोल खदान या कोयले का खनन शुरू करती है। लेकिन उस समय 1774 देखिए आप, उस समय लगभग हिंदुस्तान के गांव में लालटेन या मसाल या उससे कुछ आगे की प्रक्रिया से गुजर रहा था। लेकिन 1800 के बाद जब इसका शासकीकरण होता है, देश आजाद होता है, कोल इंडिया बनता है, तो लगभग 90% कोयला खदान आपके कोल इंडिया के माध्यम से, सरकारी तंत्र के माध्यम से खुदाई होती है और 10% जो कोल माइंस है जिसको कैप्टिव माइंस कहते हैं, ये जिस देश में जो कई प्रकार के प्लांट चल रहे हैं वो अपने यहाँ के बिजली के उपयोग के लिए अपना कोल ब्लॉक लेते हैं जिसको कैप्टिव माइंस कहते हैं। अब देखिए आप, 319 अरब टन से लेकर 319 करोड़ अरब टन से लेकर 361 करोड़ अरब टन तक का भंडार भारत देश में आपके मौजूद है।
लेकिन आप मान के चलिए, आप किसी भी खदान को जो भारत में है वो 1200 मीटर तक ही उसकी खुदाई होती है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाता है कॉस्ट बढ़ते जाता है, याद रखना आप। और सबसे सस्ती बिजली आपको कोयला से ही मिलती है। आपका सौर ऊर्जा से बहुत महंगी बिजली है, पानी से बनने जो बिजली मिलती है वो भी बहुत महंगा है, और उसके बाद जो पवन चक्की जो हवा के माध्यम से बिजली बनती है वो भी और महंगे। मतलब कोयले से बनने वाली बिजली से कई गुना महंगे बिजली इन सब बिजली उत्पादन से होता है। मतलब आज हमको जो सस्ती बिजली मिल रही है, जिसका बिल पटाने में हमको बहुत तकलीफ होती है, वह लगभग कोयले से उत्पन्न ही बिजली है। अब क्या स्थिति है, क्या प्रॉब्लम आ गया? लगभग इस देश में 135 संयंत्रों से बिजली पूरे देशवासियों को मिलती है। 135 संयंत्रों से 90% इनमें से 90% नहीं, 135 में से 90 जो बिजली उत्पन्न करते हैं प्लांट, बिजली संयंत्र, वो कोयला संकट से गुजर रहे हैं। देखिए आप, एक तरफ तो भंडार हमारे पास है, फिर हम संकट से क्यों गुजर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि पानी भर जाना, माइंस का धसक जाना, माइंस का बंद हो जाना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप ना होना, बड़े बड़े मशीनों का ना होना। और जबकि हम आयात भी करते हैं, देखिए आप, पूरे भारत में रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, यहाँ पे कोयला के बहुत बड़े भंडार हैं, और हमारा कोयला भी हम आयात करते हैं। देखिए आप, क्योंकि वहाँ का ग्रेड अलग प्रकृति का होता है। जो प्राइवेट संयंत्र वाले जिनके बड़े बड़े प्लांट हैं, चाहे टाटा हो या अडानी हो या आपका और भी बहुत सारे लोग हैं, अंबानी जी हो, ये सब भारत देश के कैप्टिव माइंस के माध्यम से भी कोयला लेते हैं और बाहर से भी आयात करते हैं। बाहर से आयात होने वाला कोयला भी महंगा हो गया। देखिए आप, 50-60 रुपए प्रति टन का कोयला 250 रुपए में पहुंच गया लगभग। ऐसा वैसा करके 16 प्लांट हिंदुस्तान के बंद हो गए, प्राइवेट प्लांट भी बंद हो गए, जिससे 5 से लेकर 10% बिजली का उत्पादन कम हो गया। अब आप देखिए प्रॉब्लम क्या होता है। जमीन के ऊपर जो कोयला है 5 मीटर नीचे, 7 मीटर नीचे, 10 मीटर नीचे, उस कोयले का कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। और जो रिजर्व है अपने पास 319 करोड़ अरब टन जो रिजर्व है, ये जमीन के नीचे है। इसको आप खोदेंगे तब तो कोयला निकलेगा। वर्तमान में जो कोयला खदान है उनकी गहराई बढ़ते जा रही है, ध्यान रखिए आप। और वहां पे पानी भर रहा है, मजदूर फंस जाते हैं, तो कोल का उत्पादन रुक जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कोयला निकालना, महीनों अफेक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। फिर कभी पटरियों का, अब 3 लाइन बिछ रहा है, पटरियों का सिंगल लाइन होना, वहां पे पैसेंजर ट्रेन का भी चलना, ज्यादातर कोयले का परिवहन ट्रेन से ही होता है। अब आप देखिए, आप इन सब परिस्थितियों को आप अगर आप नजर देखोगे आप, तो पुराने कोल माइंस के अलावा आपको नए नए कोल माइंस आपको चाहिए, क्योंकि बिना बिजली के आप जी नहीं सकते। और कहां पे है कोयला? कोयला निश्चित रूप से पहाड़ के नीचे है या जंगल के नीचे। भाई खुले मैदान में तो कोयला है नहीं। या तो आप जंगल के नीचे को कोयला को खोदो मत, वापस आप पुराने युग में जाओ, या महंगा बिजली लेने के लिए आप तैयार हो जाओ। आज जो आपको बिजली मिल रही है उसका 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना महंगा कौन सरकार रिस्क लेगा? कौन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये रिस्क लेगा? और फिर जिनका कोयला बेस्ड प्लांट है उनको तो कोयला चाहिए, क्योंकि वहां पे भी रोजगार है, वहां पे भी लाखों हजारों लोगों की रोजगार जुड़ा हुआ है, वहां का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, वहां पे उद्योग है। तो फिर कैसे होगा? इसका मतलब आपको कोयला, बिजली चाहिए तो कोयला भी चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है आज इस भारत देश में, गांव का या शहर का, जिसको 1 मिनट के लिए बिजली नहीं चाहिए? मोबाइल से लेकर, टीवी से लेकर, पंखा से लेकर, कूलर से लेकर, अब तो गांव में भी एसी लगने लग गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सरगुजा बस्तर दोनों घुमाऊं, रोड के ऊपर आप कोल माइंस को छोड़ दीजिए, रोड के ऊपर जो जंगल है उसमें आप
100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर जब अंदर आप जाओगे तो पूरा जंगल साफ हो गया है। उसके बारे में कोई क्यों आवाज नहीं उठाता? क्यों कोई नहीं बोलता? क्यों उसके बारे में धरने नहीं होते? बड़ा दुखद है। आप जाके देखिए, पड़ताल करिए, आप कितना मालिक मजबूजा कांड आपको याद होगा। लाखों हजारों हेक्टेयर के जंगल साफ कर दिए जाते हैं अधिकारी, नेताओं और आम लोगों के मिली भगत में, खेत बनाने को नाम को लेकर। अब आप देखिए, आप जंगल पर डिपेंड कोई नहीं रहना चाहता। इनकम चाहिए उसको अच्छे कार चाहिए, उसको बड़ा मकान चाहिए, उसको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। तो ये कहां से आएगा? जंगल को काटो, खेत बनाओ, खेत में धान का उत्पादन करोगे। अब क्या होगा बताइए आप? चोरी छिपे ये सब खेल चल रहा है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आप कोयला निकालोगे नहीं तब तक बिजली बनेगी नहीं। लगभग ये एनालिसिस, ये पूरा विश्लेषण आ चुका है, लगभग 100 मिलियन टन हर साल कोयले की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब बिजली की खपत बढ़ते जा रही है। लगभग पिछले साल 900 लगभग 900 मिलियन टन कोयला लगा। 10 साल पहले 550 मिलियन टन था। पिछले साल बिजली की खपत कितनी हुई? 151, लगभग 152 आपका बिलियन यूनिट, 152 बिलियन यूनिट पिछले साल खपत हुआ। बिजली खपत बढ़ते जा रहा है। देखिए आप, कोयला 100 टन की बढ़ोतरी, 100 मिलियन टन की बढ़ोतरी हर साल हो रही है। अब कैसे होगा फिर? कहां से कोयला आएगा? नीचे आप ज्यादा जा नहीं सकते, पुराने खदान बंद होते जा रहे हैं, नया खदान आपको खोदना पड़ेगा। बिना नए खदान खोदे, और आपको ये खदान आपको जंगल में खोदने पड़ेंगे और आपको पहाड़ से ही निकालने पड़ेंगे, चाहे कोयला हो चाहे हीरा हो। आप मान के चलिए, इसका क्या रास्ता है? क्या हो सकता है? मैं हस्दों पे आता हूं, ध्यान रखना आप, मैं हस्दों पे आता हूं। क्या रास्ता है इसका? कोयला तो दूसरी जगह मिलेगा नहीं कि आप तालाब के नीचे खोद लो, वहां कोयला है नहीं। समतल जमीन में जहां जंगल नहीं उसके नीचे कोयला है क्या? बिल्कुल नहीं है। कोयला कहां है? आपका छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आपका झारखंड में, आपका बिहार में, आपका मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, इस तरह के, और कुछ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में भी सर्वे में आया है कि यहां पर भी कोयला मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर भारत देश में कोयला आपको जो मैं बताया वो 361 अरब करोड़ अरब टन का आपके पास भंडार है। अब कैसे होगा? ये जितने इलाके में बता रहा हूं सब में जंगल है, सब में जंगल है, तो कैसे होगा? अब इसका क्या रास्ता निकलेगा? आप बताइए। आप अगर किसी सरकार अगर किसी गांव वालों के, शहर वालों को बोले कि आप बिजली उपयोग मत करो, हम जंगल नहीं काटेंगे, कौन तैयार होगा? आप बताइए। होगा कोई तैयार? मैं खुद तैयार नहीं होऊंगा। मेरे को लगता है कि मेरे को ऑक्सीजन से ज्यादा मेरे को बिजली चाहिए। ऑक्सीजन मैं बाद में देखूंगा, जब मरूंगा तब अस्पताल में ऑक्सीजन ले लूंगा, लेकिन बिजली पहले चाहिए। अब बताइए, ठंडी है तो हीटर चलाना है, गर्मी है तो एसी चलाना है, कूलर चलाना है, नहीं रुक सकते आप। आपको मैं बता रहा हूं, गांव गांव में पेड़ कटते हैं, लोग चुप रहते हैं। आसपास के गांव के आसपास के जंगल कटते हैं, लोग चुप रहते हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, बिल्कुल लोग चुप रहते हैं। गांव में इतने पेड़ों की अवैध कटाई होती है, मकान ऊपर मकान बनते जाते हैं, घास जमीन में कब्जा होता है, लोग चुप रहते हैं। तब क्यों नहीं बोलते आप? तब कोई लोग क्यों नहीं बोलते? कब ये पर्यावरण विरुद्ध कहां चल देते हैं? बड़ा दिक्कत है। अब मैं आता हूं हसदेव वाले बातों पे। देखिए, ये जो हसदेव का इलाका है, ये कोरबा के ऊपर से सरगुजा, सूरजपुर से लेकर झारखंड के पलामू से लेकर कान्हा, मध्य प्रदेश में कान्हा तक फैला हुआ है। लगभग मैं एक अंदाज बता रहा हूं, 1.60 लाख हेक्टेयर में ये जंगल फैला हुआ है। आप मान के चलिए, आप बिल्कुल इतना बड़ा एरिया है। 23 कोल ब्लॉक है यहां पे, 23 कोल ब्लॉक, 23 परसा ईस्ट के नाम से, परसा
कोल ब्लॉक के नाम से, कांता बासन के नाम से, ये अलग अलग कोल ब्लॉक हैं जहां पर 178 के आसपास हस्दों में वनस्पति अलग अलग हैं। आपके लगभग हस्दों की ही बात करूं, सरगुजा क्षेत्र की ही बात करूं मैं, 3000 परिवार, आदिवासी परिवार हैं। हस्दों नदी बीच में बहती है। लेकिन शुरुआत कहां से होता है? देखिए आप, लोगों को बड़ा लोगों के दिमाग में है कि ये हस्दों का जंगल अडानी काट रहा है। नहीं मेरे भाई, ना, ये पूरा सत्य नहीं है। आप मान के चलिए 2010 में जब राजस्थान और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, आपको याद होगा, पूरे घटनाक्रम को आप याद करिए, तब राजस्थान के 12 से 15 जिलों में 2-2, 4-4 घंटा की बिजली कटौती शुरू हुई। उस समय यह तय हुआ कि देखिए, कोयले का आवंटन केंद्र सरकार करता है, आप याद करना। आप इसमें उद्योग विभाग से लेकर वन पर्यावरण जलवायु विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप। इन लोगों ने आवंटन किया राजस्थान सरकार को, ध्यान रखना आप, राजस्थान सरकार को ये इलाका, इस इलाके के कोल ब्लॉक को आवंटन किया 2010 में। और उसी समय जो केंद्र का वन एवं पर्यावरण जलवायु विभाग था, वो उस पर रोक लगाता है कि ये जंगली एरिया है, पर्यावरण के विपरीत खनन होगा तो पर्यावरण को नुकसान होगा, नदी नाले को नुकसान होगा, जंगल को नुकसान होगा। लेकिन 2012 में ही वन सलाहकार समिति कानूनों के विपरीत जाकर अनुमति प्रदान करती है और आवंटन मिलता है। उसके बाद राजस्थान की सरकार, गहलोत जी सीएम थे, वो अडानी जी को इसका देखरेख और खनन का ठेका देते हैं। देखिए आप, ये है किस्सा। किसको? अडानी जी को देखरेख करने का। खदान किसका? राजस्थान सरकार का। और चूंकि या तो आप कोल इंडिया को दोगे, या तो आप आपका जो प्राइवेट जो प्लेयर है उनको आप जिम्मा दोगे। अब टेंडर कैसे बुलाई राजस्थान सरकार, टेंडर में अडानी जी कैसे भाग लिए, ये तो सब आ चुका है, आप सब रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। पूरा नियम से हुआ, एक एक काम नियम से हुआ। जो टेंडर में पीछे हुए थे वो कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट से भी वो हारे। ऐसी रिपोर्ट है कई जगह सुनने को मिलता है, आप भी चेक कर लेना। अब अडानी जी 2012 में उनको अनुमति मिलती है, देखते जाइए आप। और इसी इलाके के लगभग 565 हेक्टेयर वन भूमि की खोदाई का परमिशन मिलता है, खोदाई चालू होती है। अब देखिए आप, ये जो हसदेव का इलाका है, ये जो इलाका जो आपका, जिसको आप हसदेव बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक 5 अरब टन का भंडार है। 5 अरब टन का भंडार कोयले का इसके नीचे में, ध्यान देना आप, 5 अरब टन का अनुमान है। मैं फिर बोल चुका हूं कि ऊपर के कोयले में निकालने में खर्च कम आता है, लेबर कॉस्ट कम निकलता है, कंपनी को नुकसान कम होता है, या कंपनी फायदे में रहती है। लेकिन जितना आप नीचे जाते जाओगे, आप 1200 मीटर तक की अनुमति है, आप कई गुना रेट बढ़ते जाता है। फिर वो सब्सिडी का खेल चालू होता है, फिर सरकार घाटे में जाती है, फिर आप जानते हो फिर कैसे कैसे खेल शुरू होता है। इस तरह से सरकारें घाटे पर घाटे में चली जाती हैं, और फिर वो हाल होता है जो श्रीलंका का हुआ, जो आज पाकिस्तान भूखे मर रहा है, वो स्थिति फिर पैदा होते चली जाती है। अब आते हैं आपका हसदेव में। यहाँ पे पशु पक्षी 85 प्रकार के पशु पक्षी, लगभग 3000 आदिवासी पहाड़ी, कोरवा, उरांव, बहुत सारे आदिवासी समाज, ये सब प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, 2012 में खुदाई चालू हो गई। लगभग 7000 करोड़, जहां तक मेरे को मालूम है, आप करेक्ट कर लेना आप, 7000 करोड़ का रेवेन्यू छत्तीसगढ़ सरकार को मिला। अस्पताल खुले, कई प्रकार की योजनाएं चालू हुई, अस्पताल बने, स्कूल बने, महिलाओं की बड़ी बड़ी योजनाएं चालू हुई, और 40 लाख पौधे रोपे गए अभी तक उस एरिया में। अब आप बताइए, आपका क्या कहना है? बताइए आप। कोयला जंगल के नीचे है, कोयला पहाड़ के नीचे है। कोयला जब तक पेड़ नहीं काटोगे, कोयला निकलेगा नहीं। कोयला के बिना बिजली बनेगी नहीं। 70% बिजली कोयला से बनती है। अभी हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं है, पन बिजली से हमको बिजली मिलती नहीं है। सबसे सस्ता बिजली हमको कोयले से मिलती है। अब कैसे होगा बताइए आप? या आप कटौती पे जीवन जीजिए, या आप
बिजली उपयोग करना बंद कर दीजिए, या आप गर्मी का धान लगाना बंद कर दीजिए। आपको बिजली भी चाहिए, पंप भी चाहिए, एसी भी चाहिए, सब चाहिए, फिर कैसे होगा? आपको अल्टरनेट रास्ते खोजने पड़ेंगे। सरकार किसी को, भाई ये देखो, आप राहुल गांधी जी 2015 में पदयात्रा किए, उसके बाद फिर खोदाई, फिर वन की कटाई चालू हो गई, फिर चालू हो गई। 1272 हेक्टेयर में खुद पेड़ कटना है, 1136 हेक्टेयर में, अलग अलग ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, परसा ईट, परसा कोल ब्लॉक, कांता बासन। और 2015 में पदयात्रा के बाद फिर पेड़ कटने चालू हो गए। आपके भूपेश बघेल जी 1 मई मजदूर दिवस के दिन 2019 को अनुबंध करते हैं आपका, फिर जमीन अधिग्रहण होता है कोल ब्लॉक के लिए, फिर कुल मिला के 2022 में वन काटने का ऑर्डर होता है। आप देख लेना, भाजपा सरकार भी इसको नहीं रोकती है, रमन सिंह जी की सरकार भी बिल्कुल नहीं रोकी। 2012 से लेकर जो 2000 आपका आज तक जो कटाई हुआ वह आपका लगभग 365 हेक्टेयर, 365 लाख हेक्टेयर की खुदाई हो चुकी है। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने नहीं रोकी। कैसे रोक दोगे आप? कैसे रोक दोगे? ना उद्योग रुक सकता। क्यों? क्योंकि उद्योग चाहिए आपको। इस जो आपका कोयला जो खनन हो रहा है, 5000 लोगों को आपको रोजगार मिला हुआ है, 5000 लोगों को उस इलाके के, जहां तक मेरे को पता है, आप देख लेना, पता कर लेना आप। फिर इससे नुकसान क्या है? क्या नुकसान है? एक, पेड़ कट रहे हैं, वन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं, नदी प्रभावित होगी, वहां के वनवासी प्रभावित होंगे, और आपका उस एरिया में डस्ट उड़ेगा। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सरकार को मेरे तरफ से यह करना चाहिए कि जितने पेड़ कटने वाले हैं, पहले सालों साल पहले उतने आसपास के जो बंजर इलाके हैं उसका 100 गुना ज्यादा पेड़ आप लगाओ, उसका 100 गुना ज्यादा आप जंगल को आप बढ़ाओ, घेर के बड़ा करके उसको बढ़ाओ आप, उसके बाद लोगों को उसमें बसाओ। देखिए आपको बात और बता रहा हूं मैं, 12वां पारा आप जाना, आप 12वां पारा के हमारे वनवासी भाइयों को सिर्फ पर्यटकों को आपत्ति ना हो और जंगली जानवरों से आपत्ति ना हो करके उनको उठा के आपको गांव और शहर के बीच में लाके छोटे छोटे मकान में बसा दिया गया। तब कोई विरोध नहीं किया, जबकि उसको रोका जा सकता था। जंगल के पास के गांव में उनको बसाया जा सकता था, लेकिन जंगल से दूर ऐसे कई इलाके हैं, चाहे अचानक मार का इलाका हो, चाहे कान्हा का जंगल हो। देखिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब आपको जंगल भी बचाने पड़ेंगे, जंगल बढ़ाने पड़ेंगे, नदी को बचाना पड़ेगा, बचाने के उपाय खोजने पड़ेंगे, बांध भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिजली भी चाहिए, और लगभग 100 साल का कोयला बचा। ध्यान रखना, आपके पास ज्यादा कोयला नहीं है, जितना आपके पास रिजर्व कोयला है वो सिर्फ 100 साल चलेगा। तब जब खपत 100 मिलियन टन पर ईयर, मान लो 150 हो गया, तब वो 90 साल हो जाएगा, 80 साल हो जाएगा, खपत बढ़ते जाएगा। कोयले का आपके जो रिजर्व है उसका ईयर कम होता जाएगा, मान के चलिए। तो मैं कुल मिलाकर मैं कहना ये चाहता हूं, आप मानिए, आप लोहे के खदान को नहीं रोक सकते। आप चाहे किरंदुल हो, चाहे बायलाडीला, वो भी तो पहाड़ और जंगल थे, कैसे रोक दोगे आप? आपको भिलाई स्टील प्लांट बनाना है, आपको रेलवे लाइन बिछाना है, तो रेलवे लाइन में रेल पटरी कहां से आएगी जब तक स्टील प्लांट बनेगा? स्टील प्लांट कैसे बनेगा जब लॉ ओएस चाहिए? लॉ ओएस कहां से आएगा? उसी पहाड़, उसी जंगल को खोद के काट के निकालोगे तब बनेगा। भाई, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, डेवलपमेंट को आप नहीं रोक सकते। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनना है, याद रखना आप। तो आपको कोयला भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, पूरे मैग्नीज भी चाहिए, बॉक्साइट भी चाहिए, डायमंड भी चाहिए, सोना भी चाहिए, सब चाहिए आपको। आप पन्ना में जाके देखिए, आप पन्ना में जो पूरा जंगल था जहां पे सोना आपका होता है, हीरा जहां से होता है, और भी बहुत सारे, पूरे सभी जंगल थे। आप मान के चलिए, ये इन इलाकों को आप रोक नहीं सकते। कोयला आपको चाहिए, जंगल कटेंगे। पहले रानीगंज का जंगल कटा, मध्य प्रदेश के जंगल कटे, पलामू का जंगल कटा, आपका मध्य प्रदेश का जंगल कटा, तेलंगाना का जंगल कटा, अब हसदो का जंगल कटेगा। क्योंकि कोयला के बिना ना आम जनता रह सकती, ना नेता रह सकता, ना उद्योग चल सकता, ना सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते, ना नेता रह सकता, ना संसद की बिजली बिना कोयले के चल सकती,
अभी 100 साल मानिए आप, उसके बाद की बात देखा जाएगा, ना स्कूल चल सकता, ना अस्पताल, ना ऑपरेशन हो सकता बिना बिजली के। तो जब बिना बिजली के जब जीवन नहीं चल सकता, और बिजली का जीवन कोयला पे आधारित है, तो कोयला तो आपको चाहिए। लेकिन जंगल जितना कटना है उसके पहले ऐसा प्लान होना चाहिए राज्य और केंद्र सरकारों को कि उसके 100 गुना बड़ा जंगल पूरे बंजर एरिया में लगा दें, गांव-गांव में जंगल बनाएं, गांव-गांव में आप पानी का रिजर्वायर तैयार करें, गांव के पानी को गांव में रोका जाए, छोटे छोटे बांध बनाए जाए, आपका जो नहर नाला निकला है उसको बांधा जाए, उसके किनारे किनारे जंगल लगाए जाएं। ये काम तो हम करते नहीं, और इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। घर के बाजू के सैकड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं, हम चुप रहते हैं और 500 किलोमीटर दूर हल्ला करने लगते हैं। भाई मेरे, बहुत अंतर है, आपको समझना पड़ेगा। मैं फिर बोलता हूं, जंगल बचाना बहुत जरूरी है। चाहे खेती के लिए जंगल काट रहे हो वो गलत है, पर्यटकों के लिए जंगल कट रहा है वो भी गलत है, आप अपने घर बनाने के लिए जंगल काट रहे हैं वो भी गलत है, और उद्योग के लिए अगर जंगल कट रहा है तो वो भी गलत है। लेकिन कोयला के लिए अगर जंगल कट रहा है, हीरा के लिए जंगल कट रहा है, लौह अयस्क के लिए जंगल कट रहा है, तो वो गलत कैसे है, ये आप बताइए। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, पूरे परिस्थितियों को समझिए आप। कोयला बिना जीवन शून्य है, बिना कोयले को आप बिजली ही समझिए, बिना कोयला बिना बिजली के जीवन संभव नहीं है। इसलिए कोयला चाहिए तो बिजली चाहिए, और कोयला और बिजली दोनों चाहिए तो जंगल कटेंगे। शर्त इतना है कि आप जितना काट रहे हो उसका 100 गुना आप जंगल लगा सकते हैं। जंगल बनाना मनुष्य के हाथ में है, लेकिन कोयला बनाना मनुष्य के हाथ में नहीं है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम जंगल आसपास के इलाकों में बढ़ाते जाएं, लगाते जाएं, खूब पौधारोपण करें। बरसात में वन विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएं, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, और अपने देश को विकसित देश बनाते चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये विशेषण, ये आपका हसदेव के ऊपर मेरा आकलन कैसा लगा आप जरूर बताइए, कमेंट्स करिए, जरूर कमेंट्स करिए। जय मां भारती, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।